नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल। माइकोलॉजी में आज का टॉपिक है फाइटोप्थोरा। ये मैस्टिगोमाइकोटिना सब डिवीजन का फंजाई है। इसके बारे में हम आज विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले सिस्टमिक पोजीशन, इसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है। क्लासिफिकेशन में इसको सबसे पहले किंगडम माइकोटा में रखा गया है। डिवीजन इज यूमाइकोटा क्योंकि ये टू फंजाई के अंतर्गत आता है। सब डिवीजन इज मैस्टिगोमाइकोटिना। मैस्टिगो मतलब पहले भी आपको बताया था पुराने लेक्चर्स में, जिसमें कि फ्लैजेला पाई जाती है किसी न किसी स्टेज में, उसको मैस्टिगोमाइकोटिना में रखते हैं। क्लासेस Oomycetes, ऑर्डर Peronospores, फैमिली Pitheaceae एंड जीनस जिसके बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं फाइटोप्थोरा। इसके स्पीशीज कुछ कुछ पाए जाते हैं जो कि इन्फेस्टेंस, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करने वाला, कोलोकेसी, कोलोकेसिया में ब्लाइट कॉज करने वाला फंजाई एंड पैरासिटिका। तो आगे हम इनके बारे में जनरल जो इसकी डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हैबिट। डिस्ट्रीब्यूशन इसका कॉस्मोपॉलिटन है, सभी जगह पाए जाते हैं, सर्वव्यापी है। मोस्ट ऑफ द स्पीशीज आर पैथोजेनिक ऑन प्लांट्स, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनके ऊपर ही पैथोजेनिक है, डिजीज कॉज करते हैं। कुछ स्पीशीज जो होती है वो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स होती है, जबकि कुछ दूसरी स्पीशीज जो है वो फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स भी हो सकती हैं। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस इट कॉजेज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जिसको पोटैटो ब्लाइट के नाम से भी जाना जाता है। कूल टेम्परेचर 22 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच टेम्परेचर हो अगर, एंड एक्सेस ऑफ वाटर फेवर्स द ग्रोथ ऑफ दिस फंगस। पानी ज़्यादा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो एंड टेम्परेचर कम हो तो ये कंडीशन इस फंजाई के ग्रोथ को फेवर करती है। इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में ब्लाइट ऑफ कोलोकेसिया एंटिकोरम, जिसको अरबी के नाम से जाना जाता है, ये एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, उसमें फाइटोप्थोरा कोलोकेसी ये बहुत कॉमन डिजीज कॉज करती है, ब्लाइट ऑफ कोलोकेसिया। अब देखते हैं इस फंजाई का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कैसा होता है। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में फंजाई है इसलिए मुख्य रूप से माइसीलियम इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है। माइसीलियम स्टिनोसिटिक, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ए सेपरेट होती है, इसी वजह से माइसीलियम में जो न्यूक्लियस है बहुत सारे पाए जाते हैं एक ही साइटोप्लाज्म में। हाईलाइन एंड ब्रांचिंग होती है, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग होती है, लेकिन ब्रांचिंग का जो पैटर्न है दैट इज मोनोपोडियल। सेप्टा फॉर्म एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन नॉट एट मैच्योरिटी। ए सेपरेट है कंडीशन माइसीलियम की वेजिटेटिव फॉर्म में, लेकिन जब रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, स्टार्ट होती है, उस समय ये सेपरेट हो जाता है। जहाँ से एंथ्रेडियम एंथ्रोगोनियम बनती है वहाँ पर सेप्टा बनते हैं सबसे पहले। जो सेल वॉल है उसमें ग्लूकन पाया जाता है। काइटिन इज हाउएवर एब्सेंट, जबकि फंजाई का कैरेक्टरिस्टिक है वॉल है फंजाई की वो काइटिन की होती है, लेकिन यहाँ पर ये लोअर फंजाई ग्रुप में आता है, इसलिए इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक जो हैं एल्गी से मिलते जुलते पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियाई, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, डिक्टियोसोम्स, मैनी वैक्यूल्स एंड ऑयल ग्लोबुल्स पाए जाते हैं। जो माइसीलियम होता है होस्ट प्लांट के अंदर दैट इज इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर कहने का मतलब है ये यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, सेल के अंदर पाया जाता है एंड इट डायरेक्टली किल्स द होस्ट सेल। सेल के अंदर पाए जाने की वजह से ये उस सेल को किल कर देता है। कुछ केसेस में, इन सम केसेस इट इज इंटरसेलुलर। इंटरसेलुलर का मतलब है कि ये सेल के अंदर इन्वेड नहीं करता, ये दो सेल्स के बीच में जो खाली स्पेस बची होती है वहां पर ये इंटरसेलुलर स्पेसेस में रेमिफाई करता है, यहाँ पर ये फैलता है। इसमें होस्टोरिया पाए जाते हैं एंड होस्टोरिया डेवलप्स एज लेटरल आउटग्रोथ फ्रॉम द इंटरसेलुलर हाइफी। जो फंजाई जो माइसीलियम जो है वो इंटरसेलुलर है, उसमें होस्टोरिया की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वो सेल के अंदर होता है, लेकिन जो इंटरसेलुलर हाइफी होती हैं उसमें एक लेटरल आउटग्रोथ निकलती है माइसीलियम से, जो कि होस्टोरिया की तरह कार्य करती है। यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज माइसीलियम, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड दिस इज होस्ट सेल, ये होस्ट सेल है और ये माइसीलियम की सेल से एक पैक जैसी होस्टोरिया इन्वेड करती है होस्ट सेल के अंदर, जिससे कि ये अपना भोजन एब्जॉर्ब कर सकता है। जो होस्टोरिया का साइटोप्लाज्म होता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि वेजिटेटिव माइसीलियम का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियाई सभी कुछ इसमें पाए जाते हैं। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन कैसी होती है फाइटोप्थोरा में। 3 मैकेनिज्म है। सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मेनी स्पीशीज ऑफ फाइटोप्थोरा जैसे कि फाइटोप्थोरा कोलोकेसी एंड फाइटोप्थोरा पैरासिटिका, इसमें क्लेमाइडोस्पोर्स बनते हैं। क्लेमाइडोस्पोर्स आर वेरी थिक वॉल्ड सर्कुलर या ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, और ये बनते कहाँ हैं? दे में भी टर्मिनल और इंटरकैलरी, या तो माइसीलियम के टिप पर बनते हैं या फिर
बीच में भी बनते हैं। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, these are mostly intercalary chlamydospores, rounded, thick-walled chlamydospores. They germinate by giving rise to 3 to 11 germ tubes. एक साथ ये 3 से 11 germ tubes इसमें बनते हैं और ये आगे जाकर जब जो germ tubes बनते हैं वो आगे डेवलप होकर स्पोरेंजिया बनाते हैं at its steps. वो जब स्पोरेंजिया जो है वो आगे डायरेक्टली या फिर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स ये नया माइसीलियम बनाता है। अब देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। स्पोरेंजिया आर बोर्न एट द टिप ऑफ एरियल स्पोरेंजियोफोर्स। स्पोरेंजिया के द्वारा होता है और ये स्पोरेंजिया जो है स्पोरेंजियोफोर्स के ऊपर बनती है, टिप पर बनती है। यहाँ आप देख सकते हैं चित्र में, दिस इज लोअर एपिडर्मिस। ज्यादातर लोअर एपिडर्मिस की जो स्टोमेटा होते हैं वहां से ये ग्रुप में गुच्छे में निकलती हुई दिखाई देती है स्पोरेंजियोफोर्स। स्पोरेंजियोफोर्स का माइसीलियम ही है जिसके टिप पर स्पोरेंजिया डेवलप होगी। 12 से 20 डिग्री तक का टेम्परेचर यानी कि लो टेम्परेचर एंड हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी 91 to 100% ह्यूमिडिटी जो है दैट फेवर्स द ग्रोथ ऑफ स्पोरेंजिया। अगर ये कंडीशन मिले तो स्पोरेंजिया को आसानी से बनते हैं। जो स्पोरेंजियोफोर्स होते हैं अराइज डायरेक्टली फ्रॉम द इंटरनल माइसीलियम। माइसीलियम से डेवलप होते हैं एंड इमर्ज आउट ऑफ द होस्ट सिंगली और इन क्लस्टर तो स्टोमेटा। स्टोमेटा से ही बाहर निकलते हैं, या तो अकेले एक माइसीलियम निकलता है स्पोरेंजियोफोर या फिर ग्रुप में क्लस्टर में। जो स्पोरेंजियोफोर्स होते हैं इनकी जो ब्रांचिंग होती है दैट इज सिम्पोडियल। सिम्पोडियल ब्रांच होते हैं। सिम्पोडियल कहने का मतलब है कि एक माइसीलियम है, यहाँ पर अगर स्पोरेंजियम बन जाता है तो ये लैटरली पुश हो जाता है और इसके साइड से जो ब्रांच है वो आगे निकलने लगती है। फिर दोबारा इससे स्पोरेंजियम बनेगा, ये साइड में पुश हो जाता है और इसकी हाइफी की ग्रोथ फिर आगे बढ़ जाती है। तो इस तरह की ब्रांचिंग को बोलते हैं सिम्पोडियली ब्रांच्ड। इसकी संरचना है वो इस तरह की होती है, इसके बारे में भी आपको आगे बताती हूँ। द स्पोरेंजिया में भी लेमनी फॉर्म, लेमन के शेप की होती है या फिर ओवल हो सकती है, एलिप्टिकल भी हो सकती है। स्पोरेंजिया जो है दैट इज हाईलाइन टू लाइट येलो कलर के हो सकते हैं एंड इसका टिप पर दे आर पैपिलेट, टर्मिनली पैपिलेट एंड हैज अ बेसल प्लग। नीचे की तरफ एक प्लग की संरचना होती है जहां से जुड़े होते हैं स्पोरेंजियोफोर से एंड ऊपर थोड़ी सी उभार होती है, इसको पैपिला कहते हैं। इनका डिस्पर्सल कैसे होता है, बाय विंड और या फिर वाटर के द्वारा होता है। एक टिपिकल नोडुलर स्वेलिंग पाई जाती है स्पोरेंजियोफोर्स के ऊपर। तो ये जो स्वेलिंग है वो जगह है जहां पर स्पोरेंजिया लगी हुई थी और जहां से वो डिस्पर्स होने के बाद डिटैच हुई है। यहाँ देख सकते हैं जहां पर स्पोरेंजिया लगी हुई है वहां पर एक उभार दिखाई देता है और जहां से डिस्पर्स हो जाती है वहां पर ये नोडुलर स्वेलिंग दिखाई देती है, यानी कि ये वो स्थान है जहां पर स्पोरेंजिया पहले लगी हुई थी। अब आगे जर्मिनेट कैसे होते हैं, इसके जर्मिनेशन के दो तरीके हैं। दो फैक्टर्स ऐसे होते हैं मॉइस्चर एंड टेम्परेचर जो रेगुलेट करते हैं कि आगे किस तरह से इनका जर्मिनेशन के बाद की स्टेजेस जो हैं वो क्या होंगी, कैसी होंगी। इफ टेम्परेचर इज हाई, एट हाई टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर है अगर, तो स्पोरेंजियम बिहेव एज कोनिडिया। ये कोनिडिया की तरह होती है एंड कोनिडिया एक तरह से रिप्रोडक्टिव बॉडी है जो सीधे डायरेक्ट जर्मिनेट होकर नया माइसीलियम बनाती है। तो कोनिडिया है दैट जर्मिनेट डायरेक्टली बाय जर्म ट्यूब बनाती है एंड कॉजेज न्यू इन्फेक्शन। यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं आता, कोनिडिया ही है जो सीधा आगे नया माइसीलियम बनाएगी। लेकिन अगर टेम्परेचर लो है, 12 डिग्री टेम्परेचर सेंटीग्रेड के लगभग है एंड मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो जो जर्मिनेशन है स्पोरेंजिया का वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट करने का मतलब है एक इंटरमीडिएट स्टेज प्रेजेंट होगी दैट इज ज़ूस्पोर फॉर्मेशन, यानी वो सीधा माइसीलियम ना बना के ज़ूस्पोर्स बनाएंगे। वो कैसे बनाते हैं, दिस इज स्पोरेंजियम। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका साइटोप्लाज्म दिखाया गया है, उसमें बहुत सारे पॉलीहेड्रल पीसेस बन जाती हैं साइटोप्लाज्म के और यही पीसेस आगे मेटामॉर्फोज होकर किडनी शेप्ड बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स बनाती हैं और ये लिबरेट होती हैं। these are zoospores, these are liberating zoospores। तो यहाँ पर देख सकते हैं द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द स्पोरेंजिया इज कट ऑफ इनटू मेनी यूनिन्यूक्लिएट पॉलीहेड्रल पीसेस। यूनिन्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म पहले बताया था मल्टीन्यूक्लिएट होता है, लेकिन बाद में स्पोरेंजियम के अंदर ये यूनिन्यूक्लिएट पॉलीहेड्रल पीसेस में डिवाइड हो जाता है और ईच पॉलीहेड्रल जो पीसेस हैं
that metamorphose into zoospores. यही मेटामॉर्फोज होकर जूस्पोर बनाती है। अब आगे इनकी जूस्पोर्स का क्या होता है, क्या संरचना होती है। जूस्पोर्स आर किडनी शेप्ड, किडनी के आकार की होती है, बाई फ्लैजिलेटेड होती है, 2 फ्लैजिला पाई जाती है और उसमें से लेटरल साइड में इंसर्टेड होती है ये। उसमें से एक जो होती है वन ऑफ रिप्लेस टाइप एंड द अदर ऑफ टेंसिल टाइप। इनका जर्मिनेशन कैसे होता है, जूस्पोर जर्मिनेट बाय जर्म ट्यूब, ये जर्म ट्यूब के द्वारा जर्मिनेट होती हैं। ऑन द होस्ट एपिडर्मिस प्रोड्यूसेस अ फ्लैटेनेड प्रेसिंग ऑर्गन जिसको एप्रिसोरियम भी कहते हैं। जर्मिनेशन के ठीक पहले क्या होता है, इनका फ्लैजेला जो है वो डिसअपियर हो जाता है, ये सर्कुलर इस तरह की स्ट्रक्चर बनाती हैं। एंड दिस इज जर्मिनेटिंग जूस्पोर, जूस्पोर फिर ये जर्म ट्यूब बनाती हैं। उस समय ये स्टोमेटा के ऊपर लैंड होती हैं और यहाँ पर आपको जो बताया एपिसोडियम वो क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये जर्मिनेट हुई, यहाँ पर अगर स्टोमेटा प्रेजेंट है कोई तो ये जो जर्म ट्यूब के पास बनती है ये चपटी सी संरचना बनाती है, फुली हुई एक भाग जैसे चपटी संरचना बनाती है, इसको बोलते हैं एपिसोडियम। इट इज लाइक दिस एपिसोडियम। ये कुंडलिया का हिस्सा था, जूस्पोर का हिस्सा था और यहाँ पर प्रेजेंट है आपका स्टोमेटा। तो ये जो प्रेसिंग स्ट्रक्चर बनती है पैड जैसी, दिस इज कॉल्ड एपिसोडियम। अब यहाँ से क्या होता है, एक नई पैग जैसी संरचना बनती है ट्यूबुलर, जो कि सीधे माइसीलियम के अंदर, दीज आर एपिडर्मल सेल्स, इसके साइड में एपिडर्मल सेल्स लगे हुए हैं पोस्ट प्लांट के, दीज आर एपिडर्मल सेल्स, और उसके नीचे दीज आर बेसोफिल सेल्स, क्योंकि ज्यादा जो होस्ट हैं वो लीफ पे ही है, लीफ स्टोमेटा के अंदर। तो ये जो एपिसोडियम से निकलती है एक पैग जैसी संरचना, ये इन्वेट करती है अंदर और रेमिफाई विद इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस, और ये अंदर की तरफ फैल जाती है होस्ट मेसोफिल के अंदर, मेसोफिल सेल के इंटरसेलुलर स्पेसेस में, एंड थ्रू स्टोमेटा एंड रेमिफाई इन इंटरसेलुलर स्पेसेस। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इसको सबसे पहले स्टडी की थी क्लिंटन ने 1911 में, फर्स्ट टाइम इन्होंने सेक्सुअल स्टेजेस को स्टडी किया था फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस में। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइटोप्थोरा इज oogamous, oogamous टाइप का होता है, यानी कि oogonia बनती है, oogonia और एंथेरिडिया जो बनती है वो स्ट्रक्चर में बिल्कुल डिफरेंशिएटेड होती है। फंगस इज हेटेरोथैलिक, 2 अलग अलग स्ट्रेन्स के पाए जाते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव माना जाता है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं उसको एंथेरिडिया एंड oogonia के नाम से जाना जाता है। मेल होगी तो एंथेरिडिया एंड फीमेल है तो oogonia। अब देखते हैं एंथेरिडियम की क्या विशेषता है। एंथेरिडियम इज ऑफ 2 टाइप, 2 तरह के होते हैं एंथेरिडियम। पहला है एम्फीगाइनस, एम्फीगाइनस का मतलब है इट इज अटैच्ड टू oogonia एज अ कॉलर। ये अगर oogonia है तो इसके नीचे की तरफ एक कॉलर की तरह प्रेजेंट होती है एंथेरिडियम, ये होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस में। एंड सेकंड टाइप ऑफ एंथेरिडियम इज पैरागाइनस। इसमें क्या होता है, जो एंथेरिडियम है दैट इज अटैच्ड लैटरली टू द oogonia, oogonia के लैटरल साइड वाइज होता है और ये होता है कैक्टोरम में। दिस इज oogonia, यहाँ स्टॉप होगी एंड यहाँ पर साइड वाइज इसके एंथेरिडियम डेवलप होगी। तो दिस इज एम्फीगाइनस एंड दिस इज पैरागाइनस। फंजाई स्पोर्टेंडस, स्पोर्टेंडस मतलब होता है एंथेरिडिया अराइज अर्लियर देन oogonia, एंथेरिडिया का डेवलपमेंट पहले बनता है, oogonia बाद में बनती है। अब देखते हैं डेवलपमेंट कैसे होता है इनका। एंथेरिडियम डेवलप्स एज अ टर्मिनल मोर और लेस क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर, माइसीलियम के टिप पर क्लब शेप्ड संरचना बनाती है ऑन अ शॉर्ट लैटरल हाइफा ऑफ वन स्टेन, एक जो अपोजिट स्टेन के 2 हैं उसमें से एक स्टेन के ऊपर एक क्लब शेप्ड संरचना बनी है शॉर्ट लैटरल हाइफा के ऊपर। व्हेन यंग इट इज थिन वॉल होती है एंड नॉन वैक्यूलर साइटोप्लाज्म होता है इसमें, जिसमें कि ओनली 1 and 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है।
जो दोनों न्यूक्लियाई प्रेजेंट है उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है एंड फॉर्म्स 12 न्यूक्लियाई, जिससे कि 12 न्यूक्लियाई बनते हैं। उसमें से ऑल न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट, सारे जो न्यूक्लियाई हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, सिर्फ वन रह जाता है, सिर्फ एक न्यूक्लियाई रह जाता है मैच्योर एंथ्रेडियम के अंदर। एंड दिस मैच्योर जो एंथ्रेडियम के अंदर एक न्यूक्लियाई रह जाता है, यही मेन न्यूक्लियस का कार्य करता है। संरचना कैसी होती है? मैच्योर एंथ्रेडियम इज फनल शेप्ड, फनल के आकार की होती है एंड फॉर्म्स अ कॉलर लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ द मैच्योर ओगोनियम। जैसा कि आपको बताया एम्फीगाइनस एंथ्रेडियम की स्ट्रक्चर जैसे होती है, नीचे की फनल जैसी हो जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज एंथ्रेडियम एंड दिस इज ओगोनियम। एक्चुअली पहले ये प्रोटेंडस होता है, पहले एंथ्रेडियम बनता है और ओगोनियम की संरचना जो है वो बाद में बनती है। उसको हम आगे देखते हैं कैसे बनती है। नेक्स्ट इज ओगोनियम। ये कैसे डेवलप होती है? इनिशिएटेड लैटरली और बिलो द एंथ्रेडियम। अगर एम्फीगाइनस है तो उसके नीचे डेवलप होगी एंथ्रेडियम के, अगर पेरिगाइनस है तो फिर उसके साइड वाइज डेवलप होती है, जो अपोजिट स्ट्रेन का एंथ्रेडियम बन रहा है उसके आसपास। यंग ओगोनियम पियर्सेस द डेवलपिंग एंथ्रेडियम फ्रॉम बिलो। अगर एम्फीगाइनस कंडीशन में क्या होता है, जो नया डेवलप हो रहा होता है ओगोनियम, वो एंथ्रेडियम को पियर्स करता हुआ, छेद करता हुआ उसके ऊपर निकल जाता है और इसी वजह से जो एंथ्रेडियम है वो इसके नीचे कॉलर के जैसा लगा हुआ दिखाई देता है और ऊपर निकलने के बाद ये फूल जाता है एंड पियर शेप्ड हो जाता है या फिर सर्कल हो जाता है। When young it is multinucleate। यंग कंडीशन में इसके 40 लगभग न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं एंड डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। मैच्योर होने के बाद इट बिकम्स वैक्यूलेटेड, ये वैक्यूलेटेड हो जाता है एंड जिसकी वजह से डिफरेंशिएट्स इनटू आउटर मल्टीन्यूक्लिएट पेरिप्लाज्म, बाहर की तरफ मल्टीन्यूक्लिएट पेरिप्लाज्म बनाता है एंड सेंटर की तरफ, सेंटर में यूनिन्यूक्लिएट ऊप्लाज्म। सेंटर में जो ऊप्लाज्म बनता है उसमें सिर्फ एक न्यूक्लियाई रह जाती है, जो ऊप्लाज्म न्यूक्लियस होता है एंड डिवाइड्स माइटोटिकली, उसमें भी माइटोसिस होती है एंड आउट ऑफ टू वन सर्वाइव एज एग और oosphere न्यूक्लियस। जो दो न्यूक्लियाई बनते हैं उसमें से एक ही सर्वाइव करता है, एक ही रह जाता है, जीवित रह जाता है, जो कि एग न्यूक्लियस या oosphere न्यूक्लियस की तरह कार्य करता है। अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। जो oogonia की वॉल है वहां पर एक सरफेस पर उसके रिसेप्टिव पैपिला बन जाता है। रिसेप्टिव पैपिला वो जगह है जहाँ की सेल वॉल, उसकी वॉल है वो डिसॉल्व हो जाती है, थोड़ी लूज हो जाती है। तो जो एंथ्रेडियम है वो पुशेस और शॉर्ट फर्टिलाइजेशन ट्यूब, एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनाता है और ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब जो ओगोनियम पर रिसेप्टिव पैपिला बनी है वहां से एंटर होता है इस ooप्लाज्म के अंदर तक आने के लिए। फर्टिलाइजेशन ट्यूब पेनिट्रेट्स द पेरिप्लाज्म, पेरिप्लाज्म को से एंटर होता हुआ ये सीधा ooप्लाज्म तक पहुंच जाता है और वहां पर अपना मेन जो न्यूक्लियस है, एंथ्रेडियम का जो न्यूक्लियस है वहां को रिलीज कर देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर एम्फीगाइनस कंडीशन है तो नीचे की तरफ, अगर पेरिगाइनस कंडीशन है तो यहाँ साइड में एंथ्रेडियम प्रेजेंट है, यहाँ पर पैपिला है, यहाँ की जो वॉल है बहुत पतली हो गई है, यहाँ से फर्टिलाइजेशन ट्यूब एंटर होगी, पेरिप्लाज्म होते हुए ooप्लाज्म तक आती है और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पर रिलीज हो जाता है इस ooप्लाज्म के अंदर। उसके बाद देखते हैं oospore कैसे बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो इस प्रक्रिया को, जहाँ के मेल न्यूक्लियस जो है ooप्लाज्म के अंदर आके रिलीज हो जाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं प्लाज्मोगैमी। प्लाज्म है वो मिक्स हो जाते हैं लेकिन अभी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होता, इस प्रक्रिया को प्लाज्मोगैमी कहते हैं। प्लाज्मोगैमी के बाद जो फर्टिलाइज्ड oospore होता है वो थिक वॉल सिक्रीट करता है अपने चारों तरफ, और जो कैरियोगैमी है, न्यूक्लियस का फ्यूजन, वो कुछ समय के बाद होता है आफ्टर रेस्टिंग फेज। जो मैच्योर oospore है ये कंसिस्ट ऑफ आउटर थिक वॉल, क्योंकि थिक वॉल पहले बनी है कैरियोगैमी से पहले। तो जो आउटर थिक वॉल है उसको एक्सोस्पोर कहते हैं एंड जो इनर थिन वॉल है उसको एंडोस्पोर कहते हैं। जो एक्सोस्पोर है इज मेड अप ऑफ पैक्टिक सब्सटेंस एंड जो एंडोस्पोर है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड प्रोटीन्स। अब देखते हैं जो oospore बनी है उसका जर्मिनेशन कैसे होता है। इट इज ऑफ रेयर occurrence and observed in few species like Phytophthora cactorum and Phytophthora palmivora में दिखाई देता है। द फ्यूजन न्यूक्लियस डिवाइड्स मियोटिकली, जो न्यूक्लियस फ्यूज हुआ था oospore बनाया था उसको वो मियोसिस होती है उसमें एंड आफ्टर सक्सेसफुल डिवीजन, बहुत सारे डिवीजन के बाद रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्यू और मेनी न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लियाई बनते हैं oospore के अंदर। अब क्या होता है, जो एंडोस्पोर्स कम्स आउट, जो एक्सोस्पोर है वो बर्स्ट हो जाती है और जो एंडोस्पोर है वो एक जर्म ट्यूब बनाकर बाहर आता है
और उसके टिप पर एक स्पोरेंजियम बनती है। यहाँ देख सकते हैं, दिस इज कैरियोगेमी के बाद सिंगल न्यूक्लियस रहेगी, वो स्पोर न्यूक्लियस। यहाँ पर इसकी जो एक्सोस्पोर है वो बस्ट हो जाएगी, और जो एंडोस्पोर है वो एक अंदर की जो वॉल है एंडोस्पोर, वो एक जर्म ट्यूब बनाती है। उसके बाद के स्टेज में दिस इज स्पोर का हिस्सा, और दिस इज टिप पर एक स्पोरेंजियम बनती है। उसके बाद क्या होता है, द कंटेंट ऑफ द स्पोरेंजियम डिवाइड्स टू फॉर्म ज़ूस्पोर्स। जैसे कि स्पोरेंजियम में बनती थी, बहुत सारे ज़ूस्पोर्स बनते हैं, फ्लैजिलेटेड, किडनी शेप्ड, एंड कभी कभी दे डायरेक्टली डेवलप्स इनटू माइसीलियम, जैसे कि कैक्टोरम में, फाइटोथोरा कैक्टोरम में ज़ूस्पोर्स नहीं बनते, वो सीधा सोमैटिक माइसीलियम बनाते हैं। दिस इज सोमैटिक माइसीलियम। Thus it completes its life cycle only within its host tissue। एक ही होस्ट के अंदर इसकी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। दिस इज सेक्सुअल स्टेज, जो आपको छोटे छोटे टुकड़ों में बताया था। दिस इज ए, यहाँ पर एंथ्रेलियम बननी शुरू होती है, स्मॉल क्लब शेप्ड। दिस इज एंथ्रेलियम, यहाँ पर उगोनियम बनने लगती है। ये इस बी डायग्राम में आप देख सकते हैं, दिस इज एंथ्रेलियम जो डेवलप हो चुकी है, उसके बाद शुरू होती है उगोनियम बनना, जो कि नीचे से डेवलप होती है, और बाद में ये इसको पियर्स करते हुए बाहर निकल आती है, ऊपर की तरफ निकल आती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर एक स्फेरिकल संरचना बनाती है उगोनियम। एंड दिस इज ऊप्लाज्म एंड पेरिप्लाज्म। ये है फर्टिलाइजेशन की स्टेजेस। ये फीमेल न्यूक्लियस एंड दिस इज मेल न्यूक्लियस। फीमेल मेल न्यूक्लियस को समय तक रेस्ट करते हैं, बाहर की तरफ थिक वॉल्ड एक्सोस्पोर एंड एंडोस्पोर बन जाती है, थिक वॉल्ड। दिस इज ओगोनियल वॉल, एंड कैरियोगेमी के बाद इसको स्पोर बोलते हैं। इसका जर्मिनेशन, जर्म ट्यूब बनाता है, एक्सोस्पोर की वॉल फट जाती है, एंड एंडोस्पोर आगे प्रोजेक्ट होकर जर्म ट्यूब बनाता है। जर्म ट्यूब के टिप पर स्पोरेंजियम बनती है, और जैसे एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स बनते हैं, उसी तरह यहाँ भी स्पोरेंजियम के अंदर बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स बनते हैं। और ये बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स जो हैं वो फ्लैजिला लूज करते हैं, और जब वापस जर्मिनेट होकर सोमैटिक हाइफी बनाते हैं। किसी किसी स्टेजेस में ये सीधा जर्मिनेट होकर नया माइसीलियम बनाते हैं, जैसे कि फाइटोप्थोरा कैक्टोरम में। दिस इज द कंप्लीट लाइफ साइकिल। दिस इज सोमैटिक हाइफी होस्ट के अंदर, एंड दिस इज एसेक्सुअल स्टेजेस। यहाँ स्पोरेंजियम बनेगी, स्पोरेंजियोफोर, इसके ऊपर स्पोरेंजियम। पहले आपको बताया था वेजिटेटिव में क्या बनते हैं। सबसे पहले कभी कभी ऐसा होता है कि ये स्पोरेंजियम है वो सीधा जर्मिनेट होकर नया माइसीलियम बनाए, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ज़ूस्पोर्स बनते हैं, पहले पॉलीहेड्रल पीसेस में डिवाइड होते हैं। इसका कंटेंट, सेलुलर कंटेंट, बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स बनाते हैं। ये ज़ूस्पोर्स कुछ समय के बाद अपना फ्लैजिला लूज करते हैं, राउंडेड हो जाते हैं, एंड फिर वो जर्म ट्यूब बनाकर नया सोमैटिक हाइफी बनाते हैं। एंड दिस इज सेक्सुअल स्टेजेस, यंग एंथ्रेलियम आर्किगोनियम के साथ। दिस इज डिप्लोफेज, 2n फेज, जब कैरियोगैमी और प्लाज्मोगैमी दोनों हो चुकी है, उसके बाद इसको स्पोर कहते हैं। ये स्पोर जर्मिनेट होता है एंड स्पोरेंजियम बनाता है। इस स्पोरेंजियम में बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स बनते हैं, एंड ये ज़ूस्पोर्स डोमिनेट होकर सोमैटिक हाइफी बनाते हैं। ये एक तरह का ग्राफिकल लाइफ साइकिल है, जो आपको डायग्रामेटिक दिखाया उसी का ग्राफिकल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्पोरेंजियम बनती है, दैट आइदर डायरेक्टली फंक्शन एज स्पोरेंजियम, ज़ूस्पोर्स नहीं बनेगी, वो स्पोरेंजियम ही सीधा जर्मिनेट होकर नया माइसीलियम बनाता है। जबकि ये जो कॉमन साइकिल है, इसमें ज़ूस्पोर्स बनेंगे स्पोरेंजियम के अंदर, और वो जर्मिनेट होकर नया माइसीलियम बनाएगी। इसी तरह से यहाँ भी आप डिफरेंशिएशन देख सकते हैं। ये कॉमन साइकिल है, एंथ्रेलियम है, ओगोनियम है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनेगी, एग बनेगा, दैट इज फर्टिलाइजेशन। उसके बाद उसको बनेगा 2x, यहाँ पर मियोसिस होगी, जर्म ट्यूब बनेगा। अब ये जर्म ट्यूब बनने के बाद आइदर डायरेक्टली फॉर्म माइसीलियम, या फिर ज़ूस्पोरेंजियम बनाए, स्पोरेंजियम बनाए, वहाँ ज़ूस्पोर्स बने, और उसके बाद ज़ूस्पोर जर्मिनेट होकर नया माइसीलियम बनाए। तो डायरेक्ट वाली जो साइकिल है दैट इज फाइटोप्थोरा कैक्टोरम में है। अब देखते हैं कॉमन डिजीजेस कॉज्ड बाय फाइटोप्थोरा। कौन कौन सी डिजीज कॉज करती है। बहुत ही कॉमन डिजीज है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, कोलोकेसिया ब्लाइट, कोलोकेसी के द्वारा, ब्लैक शंक डिजीज ऑफ टोबैको, निकोटिनी के द्वारा, ऐसे बड रॉट,
root rot, damping of blight, crown rot in angiosperm, seedling blight of erica nuts and pink rot of potato, ये सभी के पैथोजेंस के नाम दिए गए हैं। अब ये जो डिजीज कॉज करती है उनके सिम्टम्स क्या होते हैं? जो इनके सिम्टम्स है, appears as small black or purplish black areas on the margin and tips of the leaf. लीफ पर आती हैं। These patches gradually धीरे धीरे फैलती जाती हैं and जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो all parts of the host undergo browning and rotting. ब्राउन हो जाता है and सड़ने लगता है। If the soil is very moist, soil में अगर नमी ज़्यादा है तो पोटैटो के ट्यूबर्स भी अफेक्टेड होते हैं and पूरी तरह से सड़ जाते हैं। कोलोकेसिया में क्या होता है? लार्ज सर्कुलर ओवल या इरेगुलर येलोइश स्पॉट्स बनते हैं लीव्स के ऊपर and drops of yellow liquid ooze out from the leaf surface. पीले रंग की लिक्विड ooze out होती है ड्रॉप्स में लीफ के सरफेस से। एंड जो कॉर्म होता है जो अरबी खाने के काम आती है उसके वो सड़ जाता है रॉटिंग ऑफ द कॉर्म्स। अब इसको कंट्रोल कैसे करें इस डिजीज को? कल्टीवेशन ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी, फिर स्प्रेइंग ऑफ फंजीसाइड्स जैसे कि बॉडी ऑफ मिक्सचर का स्प्रे करके, फिर जो भी इन्फेक्टेड फोलिएज है प्लांट का पार्ट जो इन्फेक्टेड है उसको डिस्ट्रक्शन कर दिया जाता है उसका बाय स्प्रेइंग विद सल्फ्यूरिक एसिड। उसके एग्जांपल है कॉपर सल्फेट, डायथेन एंड फाइटोलैन। फिर सीड ट्यूबर्स ऐसे लिए जाएं जिसमें इन्फेक्शन ना हो पहले से। ट्यूबर शुड बी कवर्ड विद अ थिक लेयर ऑफ सॉइल। ट्यूबर्स को वेरी थिक लेयर ऑफ सॉइल के नीचे, सॉइल की मोटी लेयर के नीचे दबा दिया जाता है जिससे कि वो जो स्पोर्स हैं उनके कांटेक्ट में ना आने पाए। फिर गुड ड्रेनेज सिस्टम शुड बी मेंटेन, क्योंकि सॉइल में अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो बीमारी तेजी से फैलती है, इसलिए नमी ना होनी चाहिए सॉइल में, इसलिए ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए वहाँ पर। दिस इज ऑल अबाउट फाइटोथोरा। इस सिर्फ माइकोलॉजी की अगली सीरीज में हम एल्बुगो के बारे में पढ़ेंगे और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके दूसरे प्लेलिस्ट में आप खोल कर देख सकते हैं। आपके सारे टॉपिक्स के कंटेंट यहाँ पर दिए गए हैं, वीडियोस डाले गए हैं, आप अपने पसंद के टॉपिक वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।